लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर करंट बहने लगे, सभी बच्चे पढ़ने लगे, ये आपकी वो स्थिति है, याद करिए, जब क्लासरूम में टीचर नहीं होता है तो आप क्लास में ऐसे ही बैठे होते हैं। हाँ, सब जान गए है ना। हाँ, हम समझ रहे हैं। आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग तो अच्छे बैठते हो। जो बच्चे ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो। वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितने तरह का होता है, जिसमें हमने स्टैटिक और डायनेमिक दो तरह के इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी की थी। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि वोल्ट मीटर में और एम्पियर मीटर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक में दे दिया है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। और क्लास 10th की मैंने फिजिक्स की जो सीरीज शुरू की है, ये सीरीज में अब तक 25 वीडियो 25 वीडियोस मैं आपको अपलोड कर चुका हूं। इन सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन सब की स्टडी कर ली तो आपके लिए फिजिक्स लेफ्ट हैंड प्ले हो जाएगा, यानी चुटकियों का खेल हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं बाएं हाथ का खेल है हमारे। क्लियर। और आज हम स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, और उसके बिहाफ पर कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर क्यों होता है, करंट कैसे आता है, कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, करंट का फ्लो किधर होगा, इन सारी बातों को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर की कि व्हाट इज कंडक्टर, तो कंडक्टर को हम डेफिनेशन के फॉर्म पे डिवाइड करें, कंडक्टर जिसको हिंदी में आप चालक बोलते हैं, चालक या सुचालक। तो देखिए कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू कंडक्टिविटी होती है, यानी जिनके द्वारा करंट का फ्लो होता है या जिनके द्वारा हीट का फ्लो होता है, उन्हीं को हम कंडक्टर कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुकर कहाँ रखा जाता है, किसी भी गैस के ऊपर रखा जाता है, और आग कहाँ लगती है, कुकर की पेंदी में यानी बॉटम में। लेकिन पूरा कुकर हमारा कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक मेटल का बना हुआ है और उसको हम कंडक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर हीट यानी ऊष्मा और करंट यानी विद्युत धारा दोनों की कंडक्टिविटी यानी सुचालकता पाई जा रही है, इसलिए वो क्या है, वो चालक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज कंडक्टर, तो दोज सब्सटेंसेस यानी ऐसे पदार्थ विच फ्लो करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड हीट और हीट को थ्रू इट आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके थ्रू हीट यानी ऊष्मा का आना जाना हो सके, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा आ जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर यानी चालक। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि सर कंडक्टर जो होते हैं इनमें कंडक्टिविटी यानी किसी भी सुचालक में चालकता क्यों पाई जाती है, ये क्वेश्चन यहां पर पुटअप होता है। क्लियर। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या, जैसे मान लीजिए कि कहीं आप आ जा रहे हो और हम आपसे बोलें कि मेरा ये सामान आप लिए जाओ और वहां तक पहुंचा देना, तो आप ये मेरा काम इजीली कर देंगे ना। हाँ, हम मानते हैं आप लोग अच्छे बच्चे हैं, कर देंगे। तो अगर मेरा सामान वहां तक पहुंच गया, बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पहुंच गए, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के साथ क्या जाएगा, करंट जाएगा या हीट जाएगा, तो वो भी यहां से वहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप उस प्लेस पर ना जा रहे होते तो क्या मेरा जो आर्टिकल है, मैंने जो सामान आपको दिया है, ये यहां से वहां पहुंच पाता? नहीं। वैसे ही कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहली बात ध्यान देना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, और जिनके पास फ्री आयंस होते हैं वो, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन है कि किसी भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या उस सब्सटेंस के पास फ्री आयंस हैं, तो उसके अंदर कंडक्टिविटी यानी चालकता पाई जाएगी और उसमें करंट का फ्लो होगा। तो जो रीजन इसका है वो है ड्यू टू प्रेजेंस माने उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ नंबर 1, पहला क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
और दूसरा रीजन क्या है, फ्री आयंस। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कंडक्टिविटी पाई जाएगी, यानी वो कंडक्टर यानी सुचालक जैसा काम करेगा। और अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके पास फ्री आयंस हैं, तब भी वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो इसके बिहाफ पर यानी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पर, और फ्री आयंस यानी मुक्त आयनों की उपस्थिति के आधार पर जो कंडक्टिविटी है यानी चालकता है, ये दो तरह की होती है। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और दूसरी होती है आयनिक कंडक्टिविटी, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो वन बाय वन हम दोनों की स्टडी करते हैं। तो फर्स्टली अगर फर्स्ट कंडक्टिविटी की हम स्टडी करें, जिसको हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी या हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक आयन या धात्विक चालकता। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडक्टिविटी है यानी जो चालकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। लेकिन हमने इसको क्या कहा है, मेटालिक कंडक्टिविटी। क्यों, यानी हिंदी में धात्विक चालकता क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल ही होता है, क्योंकि केवल मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है। इसीलिए कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिनमें कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, यानी जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण होती है, उनको हम मेटल्स कहते हैं। तो ऐसी कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी, मेटालिक कंडक्टिविटी कहलाएगी। इनके पास होते क्या हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस बात को कैसे जान सकते हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 1। ध्यान दो, सोडियम पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मैग्नीशियम 12, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 2। एल्युमिनियम 13, फर्स्ट में 2, सेकंड सेल में 8 और लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको दिख रहा है कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 2 है और एल्युमिनियम के 3 है। और हमें मालूम है कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब अपने ऑक्टेट को यानी अपने बाह्यतम कक्षा को, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल्ड करना चाहते हैं। यानी हर एलिमेंट चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इसी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एटम रिएक्शन करता है। तो आपको दिख रहा है कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। कितने कमी है 8 होने में, 7 की कमी है। ऐसी कंडीशन में सोडियम क्या करेगा, अपने इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट यानी त्याग कर देगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। और सोडियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास से कहीं जाएगा, क्लियर ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, फ्री हो गया मूवमेंट के लिए। तो इसके साथ आप अगर चार्ज दे दोगे तो चार्ज आएगा जाएगा, हिंदी में आवेश। करंट दे दोगे धारा आएगी जाएगी, हीट दे दोगे तो ऊष्मा आएगी और जाएगी। सेम वही बात है मैग्नीशियम के पास, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। एल्युमिनियम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। कितने कमी, 5 की, 5 मिलना मुश्किल, 3 देना आसान। तो 3 डोनेट कर देगा, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब कंडक्टिविटी शो करेंगे, क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके अंदर से करंट और हीट का फ्लो होगा, यानी वो कंडक्टर या चालक कहलाएगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, किसकी, मेटालिक कंडक्टिविटी की, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि those conductors in which conductivity is due to presence of free electrons are called मेटालिक कंडक्टर। हिंदी में अगर इसको हम समझें तो दोज कंडक्टर्स, कोई भी ऐसे चालक या कोई भी ऐसे पदार्थ, इन विच जिसमें कंडक्टिविटी यानी चालकता इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है।
उन्हीं को हम मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके पास करंट का फ्लो होगा, उसी को हम मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, फिलहाल आप लोग स्पेलिंग को हमेशा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर बेस्ट स्टूडेंट। ये 100% कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कमेंट कुछ नहीं है। क्लियर? इनको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। अब देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक चालक यानी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, हिंदी में विद्युत अपघटनी चालक को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस यानी हिंदी में विद्युत अपघटनी पदार्थ, जिसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट हिंदी में विद्युत अपघट्य, ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे यानी पानी में डाल देंगे तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, प्लस आयन और माइनस आयन में। ऐसे सब्सटेंस यानी ऐसे पदार्थों को हम इलेक्ट्रोलाइट यानी हिंदी में विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इंग्लिश में दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड cation and anion during hydrolysis are known as या are called electrolyte। हिंदी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जो पानी में डालने पर विद्युत अपघटन करे और विद्युत अपघटन होने के बाद उसके पास दो विपरीत आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन बन जाए, उसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इस विधि को, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं यानी हिंदी में विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक के कारण ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है। हिंदी में विद्युत धारा के कारण ही हमारा विद्युत अपघट्य दो विपरीत आयनों में टूटता है, इसीलिए इसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक, जो नमक आप खाते हो डेली, तो अगर इस नमक को हम किस में डाल दें, पानी में डाल दें, तो ये ब्रेक हो जाएगा Na+ में और Cl- में। तो ध्यान दो, ये क्या है, ये कैट आयन है कि नहीं है, कैट आयन माने धन आयन है कि नहीं है, और ये क्या है, आयन आयन है, यानी हिंदी में ऋण आयन है। तो मानी सी बात है कि जब आयन है, और मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था कि धन आयन यानी कैट आयन कब बनता है, जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा उतना उस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश, और जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उस पर क्या आ जाएगा, उतना ऋण आवेश आ जाएगा। क्लियर? तो विद्युत अपघट्य क्या है, जो पानी में डालने पर विपरीत आयन दें, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद यानी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद दो अपोजिट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो अब अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की डेफिनेशन देखें, तो दोज कंडक्टर्स इन विच conductivity is due to presence of free ions are called इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें चालकता यानी कंडक्टिविटी पाई जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, हिंदी में विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर क्या है। बहुत सरल भाषा में एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें करंट का फ्लो हो और जिनमें हीट का फ्लो हो। कंडक्टर में हीट का फ्लो और करंट का फ्लो दो कारणों से होता है। पहला कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मेटालिक में समझाया था, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, यानी उनके पास या तो मुक्त आयन होने चाहिए जो कि विद्युत अपघट्य के पास पाया जाता है, इसीलिए उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, यानी हिंदी में विद्युत कुचालक या अचालक क्या होते हैं। तो अगर हम नॉन कंडक्टर्स की बात करें, नॉन कंडक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं कुचालक या अचालक।
तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर करंट का फ्लो ना हो, जिसके अंदर हीट का फ्लो ना हो, उसी को हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। मीन जिसके अंदर कंडक्टिविटी ना पाई जाए। तो अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो कह सकते हैं कि दोज substances which have not conductivity of heat and electric are called N mean non, C mean conductor। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, जिनके पास फ्री आयंस ना हो और उनमें हीट और करंट दोनों की कंडक्टिविटी ना हो, उन्हीं को हम नॉन कंडक्टर यानी हिंदी में कुचालक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके पास धारा यानी विद्युत धारा और ऊष्मा दोनों के प्रवाह करने की पावर ताकत ना हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कुचालक या अचालक। अब क्वेश्चन बनता है कि इनके पास धारा यानी विद्युत धारा या ऊष्मा यानी हीट का ट्रांसफर करने की पावर क्यों नहीं होती। तो बहुत सिंपल सी बात है, पीछे हमने समझा कंडक्टर में क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयनों की उपस्थिति का। तो मानी सी बात है कि इनके पास क्या होता होगा, इनके पास एब्सेंस होता होगा यानी अनुपस्थिति होती होगी। किसकी होती होगी, फ्री आयंस की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। यानी इनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही इनके पास फ्री आयंस होते हैं। तो यानी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन होंगे वो कंडक्टर यानी चालक हैं, जिनके पास नहीं होंगे वो कुचालक हैं। एग्जाम्पल में आपका वुड है यानी लकड़ी है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक के चेयर्स हैं, और भी कोई भी ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो अगर हम ये भी बात समझना चाहें कि इनमें क्यों नहीं होती है, तो मानी सी बात थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप समझ सकते हैं तो मैं बता रहा हूं कि इनका जो आईपी होता है यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, यानी कि ये बहुत आसानी से अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बंधे होते हैं, इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने ऑर्बिटल को छोड़कर नहीं जाते हैं। इसीलिए इनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ना इनके पास फ्री आयंस होता है। बाकी ये आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हिंदी में आयनन विभव, को हम आगे कहीं किसी लेसन में जहाँ सुटेबल होगा वहाँ जरूर स्टडी करेंगे। अब हम समझते हैं कि कंडक्टर यानी चालक और कुचालक यानी नॉन कंडक्टर्स के बीच का भी एक स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो ये सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर के नेम में ही छिपा हुआ है सेमी कंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। अब आप दोनों लैंग्वेज में समझिए, सेमी नाम का वर्ड कहीं भी लग जाए पूरी साइंस में समझ लीजिएगा हाफ की बात हो रही है, हाफ माने आधा। और हिंदी में भी लिखा हुआ अर्धचालक, जिसकी चालकता कैसी हो, आधी हो। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस, हम लिख देते हैं डेफिनेशन, दोज substances whose conductivity is between of conductor and non-conductor are called semiconductor। यानी कोई भी ऐसे सब्सटेंस, इंग्लिश में समझो, दो सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी इज बिटवीन ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच में यानी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की होती है, उसी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। हिंदी में कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता यानी विद्युत चालकता धातु और अधातु दोनों के बीच की होती है, उसी को हम बोलते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। यानी इनमें करंट का फ्लो होता है मगर उतना ताकत से, उतनी तेजी से नहीं होता जितनी तेजी से मेटल में होता है यानी धातुओं में होता है, और उतना कम भी नहीं होता है जितना कि अधातु यानी
कुचालक यानी नॉन कंडक्टर्स में होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इनके अंदर ये जो सेमी कंडक्टिविटी है, हिंदी में अर्धचालकता है, उसका कारण क्या है? तो इनके अंदर जो सेमी कंडक्टिविटी है उसका कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आपके मन में एक बात आ गई होगी, सर अगर इनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी तो कंडक्टर हो गए, यानी धातु यानी मेटल जैसे हो गए। जी नहीं, मेटल्स जो होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और जो सेमी कंडक्टर्स उनके होते हैं इनके पास मुश्किल से एक या इन कंपेयर ऑफ मेटल्स बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनमें कंडक्टिविटी तो होती है मगर उतनी तेज़ नहीं होती है कि इनका हम इस्तेमाल एज ए कंडक्टर इस्तेमाल कर सकें। और ये जो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं इसको हम क्लास 12 के वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है इसलिए हम केवल इंट्रोडक्शन आपको देना है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा सेमीकंडक्टर जो नेचुरल है, जिसको नेचर ने बनाया है। जैसे आपका इसमें आता है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो ऐसे कंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर हैं जिनको नेचर ने बनाया है, इसलिए क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, यानी खुद में सेमीकंडक्टिविटी रखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं, एक्स मीन बाहर से, यानी ये होते क्या, ये होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी यानी चालकता बढ़ाने के लिए हम इनमें बाहर से कुछ इम्प्योरिटी यानी कोई और मेटल मिला देते हैं। इससे क्या होगा, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने इनको, ये है तो सेमीकंडक्टर मगर हमने बाहर से कुछ मिलावट करके इनको बनाया है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है एन और एक होता है पी टाइप, यानी एन टाइप अलग होता है और पी टाइप अलग होता है। अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं इनको हम किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जो हमने बीटीसी यानी डीएलएड के लिए वीडियो बनाए हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर से कितने टाइप्स होते हैं। और हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है क्लास 12 की केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में, वहां भी आपको मिल जाएगा कि एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो अगर आपको आज ही समझना है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? अब हम समझते हैं कि हाउ द करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर, यानी किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो क्यों होता है और कैसे होता है। बात समझ पाए? यानी कोई भी सब्सटेंस चालक क्यों होता है, कंडक्टर क्यों होता है, ये तो हम समझ लिए कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, वो क्या करते हैं जिससे उनके अंदर करंट का फ्लो होने लगता है, हम इसको समझते हैं। तो अगर करंट फ्लो इन ए वायर, इसकी हम बात करें, करंट फ्लो इन ए वायर, यानी किसी भी तार में, तार किसका होगा, किसी न किसी कंडक्टर यानी किसी किसी मेटल का होगा। और आपने अपनी लाइफ में अभी तक जितने भी तार सुने हैं, भाई आपने लोहे का तार सुना है, मेटल है। आपने कॉपर का वायर सुना है, मेटल है। आपने चांदी का तार सुना है यानी कि सिल्वर का वायर, वो भी मेटल है। सोने का तार मेटल है। तो यानी कि जो भी वायर्स ज़्यादातर हम बनाते हैं कंडक्टिविटी के लिए, वो मेटल के ही बने होते हैं। तो किसी भी तार में कंडक्टिविटी कैसे होती है तो समझिएगा ध्यान से। कोई भी जो मेटल होता है, कंडक्टर होता है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे रहेंगे, वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी किसी भी मेटल के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे, वो उस मेटल में इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते रहेंगे। और ऐसी कंडीशन में ये क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, यानी इनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। और कोलिजन होगा तो ये एक दूसरे को धक्का मारते रहेंगे। लेकिन जो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, यानी कुल आवेश का जो वितरण होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इनके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा, मगर ये एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से ऐसे आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर करंट बहने लगे, सभी बच्चे पढ़ने लगे, ये आपकी वो स्थिति है, याद करिए, जब क्लासरूम में टीचर नहीं होता है तो आप क्लास में ऐसे ही बैठे होते हैं। हाँ सर, जान गए है ना।
हाँ, हम समझ रहे हैं। आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग तो अच्छे बैठते हो। जो बच्चे ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर में क्या हो, करंट का फ्लो होने लगे, तो बहुत अच्छा सा तरीका ये है कि अपने आप से कंपेयर कीजिएगा, या आप लोग हो क्लास में लाके टीचर खड़ा कर दो। जब टीचर क्लास में खड़ा हो जाएगा तो ये जो शरीफ बच्चे हैं, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेचारे एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। क्लियर। हमें करना क्या होगा कि ला करके अपने इस कंडक्टर को किसी न किसी बैटरी से ऐड करना होगा, किसी न किसी बैटरी, जिसको मैं सेल लिख दिया। तो जब हम किसी भी बैटरी से किसी भी कंडक्टर को या किसी वायर को कनेक्ट कर देंगे, अब बैटरी का मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है, बैटरी हो सकती है, इलेक्ट्रिक सोर्स हो सकता है। तो देखो ध्यान दो, ये माइनस है, तो माइनस जैसे इलेक्ट्रॉनों को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस से भागेंगे, किधर को भागेंगे, प्लस की तरफ भागेंगे। ये माइनस और ये प्लस, तो इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस की तरफ। इससे क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग डायरेक्शंस में बैठे हुए थे वो एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए हैं। ठीक। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान दो, ये बैटरी का माइनस है, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन को माइनस करंट मिलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी माइनस चार्ज होता है, आपको मालूम है सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यानी प्रतिकर्षित होकर के किधर भागेंगे, प्लस की तरफ। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ, और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर। ये है करंट का फ्लो और ये है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो हमेशा आपको याद भी रखना है क्या, कि किसी भी वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस से प्लस की ओर होगा। याद कैसे रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, प्लस की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है माइनस से प्लस की ओर, तो हमेशा करंट का फ्लो होगा प्लस से माइनस की ओर, यानी एनोड से कैथोड की ओर। याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में ही करंट यानी धारा का फ्लो होगा। अगर कभी आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले, जैसे हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस, तो माइनस किधर अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ। हो सकता है ऐसे ना पूछें, आपसे बोल दें कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ए से बी की तरफ हो रहा है, तो बताओ करंट का फ्लो किधर होगा, तो बी से ए की तरफ होगा। याद रहेगा हमेशा, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट का फ्लो होता है। और अगर हम चाहते हैं कि किसी भी वायर में करंट का फ्लो लगातार होता रहे, तो आपको उस वायर को लगातार किसी न किसी सेल या किसी न किसी बैटरी से या किसी न किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ना पड़ेगा। जब तक आपका वायर यानी तार किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़ा रहेगा, तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा और करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता रहेगा। जैसे ही आप बैटरी हटा दोगे, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप बैटरी लगा दोगे, फिर बच्चे शरीफ हो जाएंगे। टीचर क्लास से चला जाएगा, सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे। टीचर क्लास में आ जाएगा, बच्चे शरीफ बन जाएंगे। समझदार हो। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, जैसे ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। आपने बहुत सुना होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ने भी सुना होगा कि विद्युत परिपथ क्या होता है, या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुना होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ made up of wire, key, resistance, inductance and other electrical equipment। हिंदी में समझो, पहले इंग्लिश में समझते हैं। इट इज द कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ये एक ऐसा पाथ होता है जिसपे कॉन्टिन्यूअस करंट का फ्लो होता रहता है और मेड अप ऑफ, जो कि बना होता है, वायर से बना होगा, की माने स्विच से बना होगा, रेजिस्टेंस माने उसमें प्रतिरोध भी लगा हो सकता है, इंडक्टेंस माने उसमें प्रेरकत्व भी लगा हो सकता है, या और भी अन्य चीजें लगी हो सकती हैं। क्लियर, समझो ध्यान से। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आपको एक बल्ब जलाना है,
ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको एक बल्ब जलाना है, मेरी आर्ट बहुत खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन इसको माइंड मत करना, ये हमने बहुत खूबसूरत सा बल्ब बना दिया, हमें इस बल्ब को जलाना है, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स, ये है हमारा प्लस और ये है हमारा माइनस। इतनी बात समझ गए? इसको आप सेल भी मान सकते हो या कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स मान सकते हो। तो अब ध्यान देना कि जब ये जा करके बल्ब के इस पॉइंट से और ये एज, ये सिरा जाके बल्ब के इस पॉइंट से जुड़ जाए तो बल्ब में क्या होगा, करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और ये बल्ब जलने लगेगा। लेकिन हमें इस बल्ब को फ्यूज होने से बचाना है, तो रास्ते में हमें एक रेजिस्टेंस भी लगाना है। तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्लस से हम चार्ज लेके गए, हमने रास्ते में एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आर रेजिस्टेंस है। इसको ले जा करके हमने बल्ब से अटैच कर दिया और इधर का पॉइंट ला करके हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया, स्विच, इसको बोलते हैं की। तो हमने यहाँ पर एक की लगा दिया और की को ला करके, की वाला वायर ला करके हमने किसमें, इस माइनस वाले में, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, इसमें अटैच कर दिया। तो जब करंट प्लस से चलेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट को यानी वोल्टेज थोड़ा सा लो कर देगा, और लो होने के बाद इस बल्ब को, ये क्या है, BULB बल्ब है, इस बल्ब को जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज मिल जाएगा। और उसके बाद इस बल्ब का जो सेकंड एज है वो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के माइनस से, और बीच में हमने एक की लगा दिया है। तो की अगर आप ऑन कर दोगे बल्ब जलेगा, की ऑफ कर दोगे बल्ब बुझ जाएगा। और हमेशा याद रखिए की जो है हमेशा प्लस वाले में लगाते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज होता है यानी जो हमारा लाइव वायर होता है वो न्यूट्रल होता है, तो जो लाइव होता है उसको प्लस मान के चलते हैं, तो हमेशा की उसमें ही लगाते हैं। बाकी आप की कहीं भी लगाओगे सर्किट काम करेगी, लेकिन चूंकि जो लाइव वायर होता है जिसको आप फेज बोलते हो या हिंदी में लाल तार बोलते हो, या आप उसको बोलते हो क्या बोलते हो, फेज या लाइन या वायर, जो भी आप कहते हो, क्लियर, हर जगह अलग अलग बात कही जाती है। इसको मेन तार भी लोग कहते हैं। तो मेन तार में जो करंट आता है वो खतरनाक होता है, तो की हम हमेशा वहां लगाते हैं, जिससे क्या होगी, वो हमेशा जब चाहे ऑन ऑफ कर लें, और न्यूट्रल हमारा अगर हमें टच भी हो जाएगा तो सिर्फ झंझनाहट का एहसास होगा, ठीक है। बाकी जब इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे बड़े क्लासेस में, क्लास 12 में, तो हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होगा की। तो आप ध्यान दो, ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ कि नहीं हुआ। हमें इस बल्ब को जलाना था तो हमने एक वायर भी लिया है, हमने एक की भी लगाई है, रेजिस्टेंस भी लगाया है और एक सेल भी लगाया है। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ कि नहीं हुआ। अगर इनमें से हम कुछ भी हटा देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगी। तो सर्किट क्या है, इट इज द कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, यानी ये लगातार करंट को फ्लो करने वाला पाथ होता है, जो कि वायर यानी तार, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इंडक्टर यानी प्रेरकत्व, कैपेसिटर यानी संधारित्र, की यानी स्विच, इन सब के लगने से बनता है। अब लास्ट में हम कुछ सिंबल्स की स्टडी कर लेते हैं कि जब भी हम कभी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं, जिसको बोलते हैं विद्युत परिपथ का डायग्राम, तो हम उसमें किसी भी इक्विपमेंट को यानी रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर को, इंडक्टर को, वायर को, स्विच को किन किन सिंबल से हम शो करते हैं। तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इंपॉर्टेंट सिंबल्स क्या क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। पहला, नंबर 1, सेल, यानी सेल को हम कैसे शो करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम सेल को ऐसे शो करते हैं, एक हिस्सा जो बड़ा सा वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन होती है बड़ी सी, उसको हम प्लस बोलते हैं, और जो छोटी सी लाइन होती है इसको हम माइनस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सेल हो गया। ऐसे ही दूसरी चीज होती है क्या, नंबर 2 होती है बैटरी। अब आपके दिमाग में होगा सर सेल और बैटरी तो एक ही चीज होती, नहीं। जो बैटरी होती है ये कई सेलों के जुड़ने से बनती है। जैसे आपके घर में अगर कोई भी बैटरी या बैटरा रखा है तो वो 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट बनाने के लिए हमने 6 छोटे छोटे सेल्स को आपस में जोड़ा है, तो उससे बनी है आपकी एक बैटरी। तो इसको हम कैसे शो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया प्लस और ये छोटा वाला क्या हो गया, ये हो गया माइनस। अब इस प्लस के साथ एक छोटी सी बैटरी का माइनस ऐड करेंगे, इसको छोटा सा बना दो, और इसके साथ एक प्लस ऐड करेंगे दूसरी बैटरी का। तो ध्यान दो, हमने क्या किया, मान लो एग्जांपल है 2 बैटरी, हमने 2 सेल ले ली, एक सेल ये हो गया, ध्यान दो, 1 प्लस 1 माइनस 1 सेल, 1 प्लस 1 माइनस 1 सेल, दोनों सेलों को आपस में अटैच कर दिया, क्या बन गई, बैटरी। आपको जितने वोल्ट की बैटरी बनानी है आप उतने सेल को आपस में अटैच कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं नंबर 3,
ओपन स्विच, यानी किसी भी सर्किट में अगर हम ओपन स्विच दिखाते हैं तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, ओपन स्विच को कैसे शो करते हैं? तो ओपन स्विच को हम ऐसे शो करते हैं, ये ओपन स्विच का सिंबल है। अब बात करते हैं नंबर 4, क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच, अगर हमें स्विच को क्लोज दिखाना है कि सर्किट में हमारा जो स्विच है वो ऑफ है, यानी सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसी में बीच में ऐसे डॉट बना दो, ये किसका सिंबल है? क्लोज स्विच का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें कि हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे, जैसे ब्रेकर होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, ये हमारी सर्किट में करंट के फ्लो को रोकता है, इसीलिए इसको हम ब्रेकर जैसा शो करते हैं। दूसरा होता है नंबर 6, इंडक्टर। इंडक्टर जो होता है ये वोल्टेज को सपोर्ट करता है, यानी कि वोल्टेज को आप बढ़ाने घटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इंडक्टर को हम ऐसे छल्ले नुमा दिखाते हैं। क्लियर? नंबर 7 होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर, जिसको हिंदी में हम संधारित्र कहते हैं, और इसको आप कंडेंसर के फॉर्म में पंखे में लगाते हो, तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। क्लियर? अब अगर ध्यान दो, सेल ऐसे शो होता है, इसमें एक प्लस एक माइनस होता है। बैटरी कई सेलों के जुड़ने से बनती है, इसलिए इसमें कई प्लस कई माइनस होगा, लेकिन हमेशा एक प्लस के बगल में एक माइनस, फिर प्लस के बगल में माइनस, फिर प्लस के बगल में माइनस, ऐसे लगे होते हैं आपस में सीरीज में। नेक्स्ट है ओपन स्विच, ऐसे दिखाते हैं। क्लोज स्विच यानी बंद स्विच को ऐसे दिखाते हैं, बीच में डॉट लगा देते हैं। रेजिस्टेंस ऐसे बनता है, ब्रेकर जैसा, जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। इंडक्टर, इसको प्रेरकत्व बोलते हैं, ऐसे बनता है। कैपेसिटर संधारित्र है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। अब अगर हमें ज्वाइंट वायर दिखाना है, यानी किसी सर्किट में तार कैसा जुड़ा हुआ, बीच में दो तार, तो एक तार ये हो गया, ऐसे जा रहा है, और दूसरा वायर ये जुड़ गया, इसको ऐसे दिखाते हैं हम। अगर जंपिंग वायर, जंपिंग वायर, अगर सर्किट में कोई ऐसा है कि एक वायर गया है, उसके ऊपर से दूसरा वायर गया है, मगर उसको टच नहीं कर रहा है, तो ऐसा कैसे दिखाते हैं? तो जैसे मान लो ये वायर गया है, तो ये वायर जो जाएगा कैसे जाएगा? जंपिंग होकर जाएगा। तो ऐसे डायग्राम बनाने का मतलब ये हुआ कि ये वायर ऊपर से निकल गया, ये वायर नीचे से निकल गया, आपस में ये टच नहीं है, यानी इनका कनेक्शन नहीं है। अगर एम्पियर मीटर की बात करें तो पीछे हम आपको बता चुके हैं कि एम मीटर को हम ऐसे शो करते हैं, ये हमने ए है, मतलब एम्पियर मीटर है हमारा, ये इसका एक सिरा है, ये इसका एक सिरा है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर को हम ऐसे शो करते हैं, ये V है, ये एक सिरा है, ये एक सिरा है, ये प्लस है और ये माइनस है। और याद रखिएगा, मैंने बताया था वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हाई होता है, एम्पियर मीटर का लो होता है। वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलल लगाते हैं, एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाते हैं। और एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये इसका एक सिरा है, ये इसका एक सिरा, इसमें कोई भी प्लस और माइनस नहीं होता, ये गैल्वेनोमीटर है। किसी सर्किट में अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी जो रेजिस्टेंस है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा है जिसकी वैल्यू बराबर बदल रही है, तो उसको हम ऐसे शो करते हैं। ये हो गया, इसके ऊपर ऐसे एरो बना दो, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। क्लियर? तो ये चीजें आपको क्लियरली दिख रही हैं, इनको अपनी कॉपी पे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना ही डायग्राम उसका आप बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसे हमने कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स को, किसी भी वायर में, तार में करंट का फ्लो क्यों होता है ये समझा, करंट के फ्लो का रीजन क्या है, कितने तरह से करंट का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या सिंबल्स का हम यूज करते हैं, इन सभी चीजों को मैंने आपको समझाया है और आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर ऐसा है ईमानदारी से तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। लाइक करेंगे, मुझे करेजियस मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे हिम्मत आएगी। डिसलाइक करेंगे और मेहनत करने की कोशिश करूंगा, मगर कुछ ना कुछ करिएगा जरूर आप। क्लियर? देखते रहिए ब्रिलियंट विजन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छे टॉपिक को टच करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।